देखो पवन, तुम्हारी पत्नी इस वक्त तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो चुपचाप से अपने कमरे में चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुस्से से आग बबूला होते हुए पवन ने पलटकर अपने भाई की ओर देखा और कहने लगा, भैया, आपने उस लड़की से मेरी शादी तो जबरदस्ती करवा ही दी है, लेकिन अब क्या आप मुझे सुहागरात के लिए भी मजबूर करेंगे? भैया, आप मुझे ये सब करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? आप जानते हैं ना भैया कि जिस लड़की को मेरी पत्नी बनाकर अंदर बिठाया गया है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे पहले कि पवन आगे और कुछ भी बोलता, आदित्य ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और बहुत ही सीरियस अंदाज में कहने लगा, पवन, मैंने तुमसे बहस करने के लिए नहीं कहा है। मुझे अपने खानदान का एक वारिस चाहिए और मैं चाहता हूँ कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है, तुम उसके साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और एक खुशहाल जिंदगी बिताओ। जाओ पवन, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे कमरे में तुम्हारी सेज सजाए बैठी है, उसके साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करो। चलो अब उठो यहाँ से और अपने कमरे में जाओ। शाबाश मेरे भाई। पवन ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि पवन की जिंदगी का फैसला करने का हक उसके बड़े भाई के अलावा किसी को भी नहीं था, और आज पवन का वही बड़ा भाई उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करके आया था। पवन एक गहरी सांस लेकर कमरे में दाखिल हुआ और उसने अपने बड़े भाई के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस लड़की से उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी, उसे अपने ही बिस्तर पर मस्त मीठी चैन की नींद सोते हुए देखकर पवन आग बबूला हो चुका था। पवन ने ठान लिया था कि वो इस लड़की को अपने घर में चैन से जीने ही नहीं देगा, और जिस तरह से वो लड़की किसी तेज तूफान की तरह जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल हुई है, उसी तेजी से वो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगा। लेकिन उससे पहले पवन उस लड़की को इतनी तकलीफें देना चाहता था कि वो दोबारा किसी भी लड़के की जिंदगी में शामिल होने से पहले 100 बार सोचेगी। पवन कहर भरी नजरों से उस लड़की को देख रहा था, जिसकी खूबसूरती को देखकर एक पल के लिए तो वो भी बहक गया था, क्योंकि पवन एक जवान मर्द था और ऊपर से वो खूबसूरती का दीवाना भी था। और ये लड़की जो जबरदस्ती ही सही, लेकिन पवन की जिंदगी में शामिल कर दी गई थी, वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी, और दुल्हन के जोड़े में तो वो बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह लग रही थी। पवन ने आगे बढ़कर उस लड़की की ओर देखा, जिसके गाल और नाक रोने से लाल हो चुके थे और चेहरे पर आंसू सूख चुके थे, लेकिन ऐसे में भी वो लड़की गहरी सांसें लेती बेखबर सो रही थी। उस लड़की के चेहरे से घूंघट हटा हुआ था और उसका खूबसूरत वजूद पवन के सामने था। पवन ने उस लड़की को सिर से लेकर पैर तक बड़े गौर से देखा, और वो जो ये सोचकर कमरे में दाखिल हुआ था कि वो इस लड़की को उठाकर अपने कमरे से बाहर फेंक देगा, लेकिन उस खूबसूरत बला को अपने सामने यूं लेटा देखकर पवन अपने जज्बातों को बेकाबू होने से रोक ना सका। और फिर अगले ही पल पवन अपने होठों पर जुबान फिराते हुए आगे बढ़ा और उस नाजुक सी लड़की के चेहरे से बालों को हटाने लगा। अपने चेहरे पर उंगलियों की हरकत महसूस करते हुए वो लड़की तुरंत ही हड़बड़ाकर उठ गई, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की बैग से उठ खड़ी होती, उसके पास बैठे पवन ने अपने होंठ उसके चेहरे पर रख दिए। वो लड़की घबराकर थोड़ा सा सिमट गई, लेकिन पवन ने तो उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया और अपना हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। वो लड़की जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कि कमरे में आने के बाद पता नहीं उसका पति उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा, लेकिन अपने पति को अपने इतने करीब देखकर उसके दिल का डर भी खत्म हो गया और उसका रोम रोम रोमांच से भर गया। वो लड़की भी तुरंत ही अपने पति का साथ देने लगी, और फिर जैसे ही वो लड़की अपनी नर्म नर्म उंगलियां पवन की गर्दन पर चलाने लगी कि तभी अचानक ही किसी ने उसे उसकी बाजू से पकड़कर झिंझोड़ कर रख दिया। उस लड़की ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर उसके तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि अभी अभी उसने अपने पति के संग जो प्यार भरे पल बिताए थे, वो तो बस एक सपना ही था, जबकि असल हकीकत तो उसके सामने थी कि उसके सपने के बिल्कुल उलट। पवन उसके सामने जल्लाद की तरह खड़ा था,
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया, मैं तो यहाँ सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए आया था, इसलिए नहीं आया था कि शादी के नाम पर मुझे ही यहाँ बलि का बकरा बना दिया जाए। पवन ने जिस अंदाज में ये बात कही थी कि अगले ही पल आदित्य आंखों में शोले लिए दबी हुई आवाज में गुर्राते हुए कहने लगा, पवन बकवास बंद करो अपनी, और ये मत भूलो कि तुम किसके सामने इनकार कर रहे हो। चुपचाप से बाहर आ जाओ, क्योंकि अभी और इसी वक्त तुम्हारी दिव्या के साथ शादी होने वाली है, और अगर तुमने कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश भी की ना, तो तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। आदित्य ने जिस तरह से गुस्से में पवन को धमकाते हुए ये बात कही थी, पवन ने एक नजर अपने बड़े भाई पर डाली और फिर कहने लगा, भैया क्या कर लेंगे आप मेरा? जाइए, नहीं मानता मैं इस बार आपकी कोई भी बात। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप? मेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने इन पालतू कुत्तों को खिला देंगे, बस यही ना? या फिर मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे? ठीक है भैया, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन उस लड़की से शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे भैया, सारी जिंदगी ये दुनिया वाले और मेरे दोस्त यार मुझे क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया में तुझे बस एक यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए, और वो भी गांव की जाहिल गंवार। और वैसे भी मैं ऐसी लड़की से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा जिसका होने वाला पति उसे शादी के दिन ही छोड़कर चला गया हो, और उसके पति की जगह मुझे बलि का बकरा बनाकर बिठा दिया जाए। नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। ये सारी बात पवन एक ही सांस में बोल गया, लेकिन अभी तो उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक ही एक जोरदार थप्पड़ पवन के मुंह पर आकर लगा। आदित्य ने एक बार फिर से दबी हुई आवाज में, लेकिन पवन को वार्निंग देते हुए कहा, पवन लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही है, शायद मुझे तुम्हें तुम्हारे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाकर दिव्या के साथ बिठाना पड़ेगा, तभी शायद तुम्हें इज्जत रास आएगी, है ना? अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर पवन आंखों से विनती करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगा, भैया मार लिया ना थप्पड़, निकाल लिया ना अपना सारा गुस्सा मुझ पर, तो अब भगवान के लिए मेरे साथ ये अन्याय मत कीजिए। आप तो मेरे नेचर को अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैं किसी भी ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। पता नहीं वो लड़की कौन होगी और कैसी होगी और उसका कैरेक्टर कैसा होगा, तभी तो देखिए ना भैया, उसका होने वाला पति बारात लेकर वापस लौट गया, और एक आप हैं कि अब मुझे उसी लड़की के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। भैया मैं भी एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ कि जब मर्जी आई कभी इस खूंटे से बांध दिया तो कभी उस खूंटे से। मैं आपका लाडला भाई हूँ और आपकी इज्जत करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी हर बात को मान लूँगा। भैया मेरी भी अपनी जिंदगी है, कुछ ख्वाहिशें हैं, और मुझे भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। अभी तो पवन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इससे पहले ही आदित्य ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, खबरदार पवन, अगर तुमने उस मासूम लड़की के चरित्र के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना, तो मैं तुम्हारी जुबान काटकर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। पवन ने भी आज ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा और उस लड़की से शादी तो हरगिज नहीं करेगा। पवन ने तुरंत ही अपने भाई को पलटकर जवाब देते हुए कहा, हाँ तो काट दीजिए ना भैया, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जुबान के साथ साथ मेरे हाथ भी काट दीजिए। कम से कम मुझे उस लड़की का हाथ तो नहीं थामना पड़ेगा ना। मुझे गूंगा होना मंजूर है और लूला और लंगड़ा होना भी मंजूर है, लेकिन मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। पवन की ये बात सुनकर आदित्य भी सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर वो भी क्या कर सकता था। आदित्य भी अपने जिगरी यार की इज्जत कैसे बचाता, क्योंकि आज तो पवन उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। आदित्य अच्छी तरह से जानता था कि पवन के साथ जबरदस्ती करना उसे बहुत महंगा पड़ सकता है, और वो तो ऐसा करना भी नहीं चाहता था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि उसे मजबूरन पवन के साथ ये जबरदस्ती करनी पड़ रही थी। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर से पवन को समझाते हुए कहने लगा, देखो पवन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इस हवेली का सबसे बड़ा बेटा,
आदित्य राज ठाकुर। आज तक मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा मानकर ही पाला है, और अब मैं अपने उसी छोटे भाई के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगूंगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि आदित्य राज ठाकुर अपने से 15 साल छोटे भाई के सामने हाथ जोड़कर एक लड़की की इज्जत बचाने की भीख मांगे, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। आदित्य ठाकुर की ये बात सुनकर तो पवन का रोम रोम कांप उठा था, क्योंकि शादी ना करने की जिद अपनी जगह थी, लेकिन पवन अपने बड़े भाई की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था। अगर आदित्य ने पवन को अपने बेटे की तरह पाला था, तो पवन ने भी आदित्य को अपनी जिंदगी में एक बाप का दर्जा ही दिया था। पवन तुरंत ही आदित्य के दोनों हाथ पकड़कर कहने लगा, अरे नहीं नहीं भैया, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। एक अजनबी लड़की के लिए आप मुझसे भीख क्यों मांगेंगे भला? लेकिन भैया, और भी तो ऐसे कई तरीके होंगे ना, जिससे कि इस लड़की की इज्जत को बचाया जा सके। आदित्य और पवन दोनों भाई लड़की वालों के घर में मौजूद एक कमरे में आपस में बहस कर रहे थे, और बाहर मौजूद मेहमानों में तो जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। पता नहीं आदित्य अपने छोटे भाई पवन को मना भी पाएगा या नहीं, यही सोच सोच कर 17 साल की लड़की का बाप तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया था। आदित्य और पवन दोनों की बहस अभी तक खत्म नहीं हुई थी कि तभी अचानक से दरवाजा खुला और आदित्य का बेटा राहुल अंदर कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही पवन की नजर राहुल पर पड़ी, तो उसने तुरंत ही आगे बढ़कर राहुल को गर्दन से पकड़ लिया और कहने लगा, अरे भैया, अभी अभी हम किसी और तरीके की बात कर रहे थे ना, और देखिए तरीका खुद चलकर हमारे सामने आ गया। भैया, आपका अपना बेटा राहुल भी तो मौजूद है ना, तो अपने छोटे भाई की बलि देने की बजाय आप अपने बेटे का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं ना। देखिए भैया, राहुल भी जवान है, और कभी ना कभी तो आपको राहुल की शादी भी तो करवानी ही पड़ेगी ना। और वैसे भी राहुल और उस लड़की की उम्र में बस 1-2 साल का ही फर्क है, तो उनकी जोड़ी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भैया, कि मुझे इन सब मामलों में मत उलझाइए प्लीज। पवन की बात सुनकर राहुल का चेहरा तो रोने जैसा लाल हो गया था, और उसकी आंखों में आंसू भी भर आए थे। आदित्य ने आज तक पवन और अपने बेटे में कभी कोई फर्क नहीं किया था, लेकिन इस वक्त वो पवन को ये कैसे समझाता कि उसे अपने बेटे से ज्यादा उस पर भरोसा है। लेकिन अब आदित्य को और ज्यादा देर करना ठीक नहीं लगा, तो उसने कसकर पवन का कॉलर पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। अब तो पवन को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इस गांव में आकर इस शादी में शामिल होना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, जब दोनों भाई कमरे से बाहर निकले, तो आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी, जबकि पवन के चेहरे को देखकर ही समझ आ रहा था कि बेचारे ने मजबूरन इस शादी के लिए हामी भरी है। शादी से पहले दिव्या का बाप पवन से पूछने लगा कि क्या वो दिव्या से शादी करने के लिए तैयार है। तभी पवन ने शिकायत भरी नजरों से अपने भाई आदित्य की तरफ देखा और कहने लगा, जी हाँ ठाकुर साहब, जब मेरे बड़े भैया जैसे भाई हो, तो मैं ये शादी एक बार नहीं बल्कि 100 बार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पवन ने एक बार भी अपने पास बैठी लड़की की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। उसे तो बस इतना ही पता था कि लड़की 17 साल की है और वो उसके बड़े भैया के दोस्त की बेटी है। कुछ ही देर में शादी संपन्न हुई, तो सब लोग दूल्हा दुल्हन को बधाई देने लगे, और राहुल ने तो अपने बच जाने की खुशी में पवन के मुंह में 2 गुलाब जामुन ठूंस दिए थे। पवन को अभी भी उस घड़ी पर पछतावा हो रहा था जब उसने यहाँ इस गांव में आने का फैसला किया था। पवन अपने बड़े भाई आदित्य से तो कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसे अचानक से बनी अपनी दुल्हन पर गुस्सा आ रहा था, जो इस वक्त अपने परिवार वालों से गले मिलते हुए रो रही थी। जिस खानदान में दिव्या की शादी होने वाली थी, वो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर ही रहता था। जिस दिन दिव्या की बारात आने वाली थी, उस दिन पूरा गांव दिव्या की शादी पर इकट्ठा हो चुका था। क्योंकि दिव्या अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसकी शादी की सारी तैयारियां बड़े धूमधाम से की गई थी। लेकिन लड़के को सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाया गया था, और शायद तस्वीर को भी एडिट करके भेजा गया था।
लेकिन बारात आने पर जब हकीकत में दूल्हा सामने आया तो उसे देखकर दिव्या के पिता शिव प्रताप ठाकुर के तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि दूल्हे का एक पैर तो पहले से ही कब्र में पड़ा था और वो दिव्या के पिता शिव प्रताप ठाकुर से 5 साल बड़ा था और एक पैर से लंगड़ाता भी था। दिव्या की शादी उस बूढ़े आदमी से करवाने के लिए उस बूढ़े के परिवार वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा लड़का आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, और वैसे भी आप तो इज्जतदार लोग हैं और इज्जतदार लोग आखिरी वक्त पर इस तरह से रिश्ता नहीं तोड़ते। वो लोग तो किसी भी तरह से और इमोशनली ब्लैकमेल करके दिव्या को दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन वो पवनराज ठाकुर ही था जो पहले तो दूर सोफे पर बैठा अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर चैटिंग में बिजी था, मगर जब उसकी नजर दूल्हे पर पड़ी तो दूल्हे को देखकर तो पवन के भी होश उड़ चुके थे। लेकिन जब पवन ने उस बुढ़े दूल्हे के लिए लड़का शब्द सुना तो वो खुद को हंसने से रोक ना सका और उसकी जोरदार हंसी शादी के हॉल में गूंज उठी थी। पवन जोर जोर से हंसता हुआ शादी के मंडप में आया और कहने लगा, अगर इस बूढ़े को आप लोग लड़का कह रहे हैं तो फिर मैं तो अभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ हूँ। आप लोग भी कमाल करते हैं। वैसे तो आप लोग अपनी लंबी मूंछों पर ताव देते हुए बड़ी शान से कहते हैं कि हम ठाकुर हैं और हमारी इज्जत ही हमारी शान है, लेकिन अब आप सब मिलकर ही एक मासूम लड़की की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। इतना कहकर पवन ने बारातियों की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, देखिए आपके लिए तो यही बेहतर है कि आप जिस शान से आए थे उसी शान से चुपचाप वापस चले जाइए, वरना आप लोगों को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक तरफ तो पवन बारातियों को भगाने में लगा हुआ था तो वहीं दूसरी ओर गांव के कुछ बड़े लोग दिव्या के पिता शिव प्रताप ठाकुर को कहने लगे कि अब दूल्हा चाहे जैसा भी है, लेकिन अब आप दिव्या बेटी की शादी इस शख्स के साथ ही करवा दो, क्योंकि अगर बारात वापस लौट गई तो कौन करेगा आपकी बेटी से शादी। भाई देखो, हम तो अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से बिल्कुल भी नहीं कर सकते जिसकी बारात उसे शादी वाले दिन ही छोड़कर वापस चली गई हो। और इस बात पर भी पवन ने ही सबसे पहले अपनी आवाज उठाई और कहने लगा, अरे ओए ज्ञानी बाबाओं, आप जैसे लोगों को तो ऐसी फूसी लड़की मिलनी भी नहीं चाहिए। ऐसी लड़कियों के नसीब में तो राजकुमार लिखे होते हैं और इस लड़की को भी राजकुमार ही लेने आएगा। अच्छा चलो, आप लोगों की बात मान भी लें, और अगर आज ये मजबूर बाप अपनी बेटी की शादी इस बूढ़े आदमी से कर भी देता है, लेकिन कल को अगर ये लंगड़ा कर चलता हुआ बूढ़ा टपक गया तो वो बेचारी लड़की तो विधवा होकर यहीं वापस आ जाएगी ना। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि उस लड़की की शादी इस बूढ़े से करवाई ही ना जाए। और मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आज अगर इनकी बेटी की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी आप सबकी यही राय होती। पवन मिजाज से बहुत ही अजीब और जिद्दी किस्म का इंसान था और अभी अभी उसने जो कुछ भी कहा था उसे सुनकर तो आदित्य अपना सिर पकड़कर बैठ गया था, क्योंकि आदित्य भले ही बहुत कम बोलता था लेकिन उसकी बातें समझदारी से भरी होती थी और उसकी हर बात में कोई ना कोई मशवरा जरूर होता था। जबकि पवन उन लोगों में से था जो हर वक्त बेमतलब की बातें ही किया करते थे। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर पवन को गर्दन से पकड़कर उसे एक तरफ ले गया, क्योंकि पवन की हरकतों की वजह से अब तो बारात भी वापस लौट गई थी। जैसे ही बारात वापस लौट गई तो दिव्या के पिता फूट फूट कर रोने लगे, जबकि 17 साल की दिव्या तो अभी भी अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी और वो तो इस शादी को लेकर अभी भी बहुत खुश हो रही थी। लेकिन अचानक से हुई शोर और बहस की वजह से दिव्या बुरी तरह से टूट गई और वो अपनी मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इन मौके पर आदित्य राज ठाकुर ने उस लड़की की शादी अपने छोटे भाई पवन से कराने का फैसला करके अपने दोस्त की इज्जत रख ली थी। दिव्या अपने घर से विदा होकर ठाकुर मेंशन में आ चुकी थी और घर आने से पहले आदित्य ठाकुर ने फोन करके अपने घर पर बता दिया था कि हम अपनी छोटी बहू को घर ला रहे हैं, तो उसके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दो। ये सुनकर आदित्य की पत्नी सीमा की आंखें तो खुली की खुली रह गई थी
और उसने जल्दी से दूल्हा दुल्हन का कमरा तैयार करवा दिया और खुद उनके स्वागत के लिए फूलों की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन पवन जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा तो वो सीधे अपने कमरे में चला गया और वो तो गुस्से में अपने कमरे में जाकर दरवाजा भी बंद करना चाहता था। लेकिन जब उसने अपने कमरे को किसी राजमहल की तरह सजा हुआ देखा तो वो और भी ज्यादा आग बबूला होकर रह गया था। पवन अपने कमरे में आते ही गुस्से से बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, क्या सोचते हैं ये घर वाले, पहले तो जबरदस्ती मेरी उस लड़की से शादी करवा दी और अब क्या जबरदस्ती सुहागरात भी मनवा लेंगे। नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक तरफ पवन का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था तो वहीं दूसरी ओर दिव्या भी परेशान थी और वो तो अपनी किस्मत पर आंसू ही बहाए जा रही थी, क्योंकि दिव्या ने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है। पूरा रास्ता गाड़ी में बैठे बैठे दिव्या पवन और आदित्य के बीच हो रही बहस सुनती आई थी और उन दोनों की बातें सुनकर वो इतना तो जान ही चुकी थी कि पवन इस शादी से खुश नहीं है। कौन जानता था कि अब उस 17 साल की मासूम सी लड़की की जिंदगी में क्या होने वाला था। घूंघट के पीछे आंसू बहाती मासूम सी दिव्या तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि पता नहीं बंद कमरे में अकेले में पवन उसके साथ कैसा सलूक करेगा और कौन जाने अब उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। रात के 11:15 बज चुके थे लेकिन पवन सबसे नजरें बचाकर बाहर आंगन में बैठा अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था, जहां बार बार मैसेज पर मैसेज आ रहे थे। पवन अच्छी तरह से जानता था कि उसे इतने मैसेज क्यों आ रहे थे और इसी वजह से उसे अपने भतीजे राहुल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि राहुल ने जानबूझकर पवन की शादी की तस्वीरें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर की थी और उसके सभी दोस्तों ने ये तस्वीरें देख ली थी। राहुल की फ्रेंड लिस्ट में माया भी शामिल थी तो जाहिर सी बात है कि वो तस्वीरें माया ने भी देख ली होंगी और इसी वजह से माया बार बार पवन को मैसेज करके हकीकत जानना चाहती थी। लेकिन फिलहाल पवन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो माया की किसी भी बात का जवाब दे सके। पवन की दोस्ती कई सारी लड़कियों से थी लेकिन बस एक माया ही थी जिसे देखते ही पवन को पत्नी वाली फीलिंग आती थी। पवन ने तो सोच रखा था कि धीरे धीरे वो माया से अपने प्यार का इजहार करेगा और उसे अपनी जिंदगी में भी शामिल कर लेगा। लेकिन अब तो पवन के बड़े भैया की वजह से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था और अभी भी आंगन में बैठा वो खुद को कोस ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंज उठी, पवन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अभी तक अपने कमरे में क्यों नहीं गए हो। पीठ पीछे गूंजती हुई आवाज को सुनकर पवन ने अपनी आंखें मींच ली और अपने भाई को जवाब देने के बजाय वो अपना सिर झटकते हुए उठकर लॉन की ओर जाने लगा। लेकिन पवन को इस तरह से चुप देखकर आदित्य ने कहा, पवन शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझसे एक वादा किया था और अगर 2 मिनट के अंदर अंदर तुम कमरे में नहीं गए ना तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगा। इस वक्त पवन को अपने बड़े भाई की ये बात भी जहर लग रही थी और वो गुस्से से पलटकर अपने भाई की ओर देखने लगा और कहने लगा, देखिए भैया, मैं इस घर के किसी भी कमरे में चला जाऊंगा और अगर मुझे लॉन में भी सोना पड़ेगा ना तो मैं लॉन में भी सो जाऊंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे उस कमरे में जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। भैया, आपको मेरी इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है कि उस लड़की से शादी मैंने आपके कहने पर की है, ना कि अपनी मर्जी से। आप उस लड़की को अपनी बहू बनाकर इस घर में लाना चाहते थे ना भैया, तो मैंने आपका ये हुक्म मान लिया है और उस लड़की को आपकी बहू बनाकर इस घर में ले आया हूँ। लेकिन अब मुझसे इससे ज्यादा कोई भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये सब मेरे लिए आसान नहीं होगा। आज जिंदगी में पहली बार शायद आदित्य पवन को इतने सीरियस अंदाज में बात करते हुए देख रहा था। पवन जो हर वक्त हंसता खेलता रहता था और बात बात पर बच्चों की तरह जिद करता था और फिर अगले ही पर डांट खाकर मान भी जाता था, आज वही पवन अपने पिता समान बड़े भाई के सामने ऊंची आवाज में और सख्त लहजे में बात कर रहा था। पवन ने अपने भाई से कहा, देखिए भैया, आप इस वक्त जो कुछ भी मुझसे चाहते हैं ना, वो सब करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है।
आपके हिसाब से रिश्ते शायद चुटकियों में बन जाते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ चुटकियों का खेल नहीं है, और मैं ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं कर सकता। मुझे इस रिश्ते को स्वीकारने के लिए वक्त चाहिए, और कम से कम मुझे 6 से 7 महीने तो लगेंगे ही। पवन की ये बात सुनकर आदित्य ने भी नहले पे दहला मारते हुए कहा, ठीक है तो फिर पवन, मैं भी तुम्हारा पासपोर्ट 6 महीने तक अपने लॉकर में ही रखूंगा, क्योंकि अब तो मुझे भी तुम्हें दुबई भेजने में 6 महीने तो लग ही जाएंगे। आदित्य की ये बात सुनकर पवन का मुंह तो खुले का खुला रह गया था, और वो बच्चों की तरह दोनों पांव जमीन पर पटकते हुए कहने लगा, देखिए भैया, ये आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैंने हमेशा से ही आपको अपने बाप का दर्जा दिया है, लेकिन आप तो। इससे पहले कि पवन आगे और कुछ बोलता, आदित्य धीरे से चलता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, आप तो क्या पवन, मैंने भी तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं बल्कि अपना बेटा ही समझा है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वही करो, और चुपचाप से अपने कमरे में चले जाओ, क्योंकि कमरे में तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। पवन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि इस घर और इस गांव से निकलने के लिए उसे क्या कुछ नहीं करना पड़ा था। पवन को इस माहौल की आदत नहीं थी, और उसने तो सोचा था कि वो दुबई जाकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के भरपूर मजे करेगा, लेकिन एंड वक्त पर इस लड़की की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। पवन जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तो उसी समय वो बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था, क्योंकि आदित्य अपने सीने पर दोनों हाथ बांधे पवन को ही देख रहा था, और जब तक आदित्य को यकीन नहीं हो गया कि पवन कमरे में जा चुका है, वो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला था। लेकिन फिर जैसे ही पवन कमरे में दाखिल हुआ, तो वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि दिव्या पवन का इंतजार करते करते बिस्तर पर बैठे बैठे ही सो गई थी, लेकिन उसका घूंघट अभी भी उसके चेहरे पर गिरा हुआ था। पूरे कमरे में खामोशी छाई हुई थी, और दिव्या की सांसों की आवाज सुनकर पवन को एक पल के लिए उस पर तरस भी आने लगा था, लेकिन फिलहाल तो उसके दिल में दिव्या के लिए जरा सी भी दया नहीं थी। पवन चलता हुआ दिव्या के करीब आया, और घूंघट से नजर आती दिव्या की सफेद गुलाबी रंगत देखकर पवन तो एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया था। लेकिन फिर झटके से उसने दिव्या का घूंघट खींच दिया, और जैसे ही घूंघट हटा, तो गहरी नींद में सो रही दिव्या ने अपनी आंखें खोली, और वो घबराकर बेड के दूसरी तरफ जाने लगी, तो पवन ने उसे बाजू से खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया। पवन राज ठाकुर की मजबूत पकड़ के सामने तो वो कमजोर सी जान कुछ भी नहीं थी। आंखों में आंसू और नींद लिए दिव्या पवन की ओर देखने लगी, जो उसे अपने बिस्तर से दूर धकेलकर कह रहा था, तुम यहाँ किसकी इजाजत से बैठी हो? क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम जबरदस्ती मेरे सिर पर आफत बनकर टूट पड़ोगी, और मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना लूंगा, है ना? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम कभी भी मेरी जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती जो मैं अपनी आदर्श पत्नी को देने वाला था। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि बाकी सब मर्दों की तरह मैं भी हमदर्दी के कुछ शब्द बोलकर तुम्हें इस घर में रख लूंगा, हरगिज नहीं। शायद तुम जानती नहीं हो कि मेरा नाम पवन राज ठाकुर है, पवन राज ठाकुर, और मैं इस घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा हूँ, और बहुत ही जल्द मैं तुम्हें इस घर से चलता करने वाला हूँ। अब जल्दी से उठो यहाँ से और निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। पवन का ऐसा रवैया देखकर दिव्या घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, और दिव्या को यूं घबराया हुआ देखकर पवन तो अपने आप को शेर समझने लगा था। अपनी हथेलियों के सहारे बेड पर टेक लगाकर और अपनी टांगे फैलाकर बैठने के बाद पवन अपने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ओ मिस इंडिया, अब ऐसे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अब जब मेरी पत्नी बन ही चुकी हो ना, तो जल्दी से आकर मेरे जूते उतारो। पवन जानबूझकर दिव्या को डराने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो किसी तरह से उसे दबाकर रख सके और वो आदित्य से उसकी शिकायत ना कर सके। पवन दिव्या को अपने जूते उतारने के लिए कह रहा था, और कुछ देर बाद दिव्या ने उसका जूता उतारा तो सही, लेकिन जूता उतारने के बाद दिव्या ने जो हरकत की थी, पवन उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था।
क्योंकि दिव्या ने तो एक झटके से पवन का जूता उतारा और उसके ही पैर पर दे मारा। और फिर वो पवन को उंगली दिखाते हुए कहने लगी, बदतमीज बेशर्म इंसान, तुम क्या मुझे गांव की जाहिल गंवार समझते हो? और तुम्हें क्या लगता है कि जाहिल गंवार समझकर तुम मुझ पर अपना रौब जमाओगे और मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम्हारा नाम पवन राज ठाकुर है तो मेरा नाम भी दिव्या शिव प्रताप ठाकुर है, और मैं जमींदार शिव प्रताप ठाकुर की इकलौती बेटी हूँ। और क्या कहा था तुमने? हाँ, कि तुम मुझे इस घर से चलता करने वाले हो, लेकिन अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम जैसे लोगों को तो इस दुनिया से ही चलता कर दूं। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की इज्जत की वजह से चुपचाप तुम्हारे साथ चली आई, वरना तुम जैसे घटिया इंसान के साथ शादी करता भी कौन है भला? अरे तुम तो अपने भाई के वफादार भी ना रह सके, तो मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि तुम जैसे गुंडे बदमाश के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। अरे मर्द तो वो होता है जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती है और बड़ी बड़ी मूंछें होती हैं और आंखों में अपनी पत्नी के लिए इज्जत होती है, लेकिन तुम तो पूरे के पूरे उबले हुए अंडे लग रहे हो, और ऊपर से तुम मर्दों जैसी हरकतें करके एक लड़की को डराने की कोशिश कर रहे हो। दुल्हन के रूप में सजी दिव्या जिस तरह से उंगली दिखाते हुए बड़ी होशियारी के साथ पवन को धमका रही थी, दिव्या के इस रूप को देखकर पवन के तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि पवन तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये लड़की जिसे वो जाहिल गंवार समझता था वो इतनी तेज भी हो सकती है। पवन ने हड़बड़ाहट में अपने हाथों से अपने बालों को पीछे किया और धड़ाम से बेड पर बैठ गया, लेकिन फिर जैसे ही उसे अपनी घबराहट का एहसास हुआ तो वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया, लेकिन अभी भी उसके कानों में तो जैसे सीटियां बज रही थीं। पवन ने दिव्या से कहा, कितनी बदतमीज हो तुम। हाँ, तब दिव्या ने कहा, बच्चू, अभी तक तो तुमने मेरी बदतमीजी देखी ही कहाँ है, और हाँ, अगर तुमने दोबारा मुझ पर रौब जमाने की कोशिश भी की ना तो मैं इसी वक्त चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे भैया और भाभी को यहाँ बुला लूंगी और फिर तुम पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगी कि तुम पूरी दुनिया में मुंह छुपाते फिरोगे। जितनी ऊंची आवाज में दिव्या चिल्लाते हुए पवन को धमकी दे रही थी, अगर सच में उसकी आवाज उस कमरे से बाहर चली जाती तब तो जरूर आदित्य उठकर वहां आ ही जाता। पवन ने आगे बढ़कर जल्दी से दिव्या के होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसे दीवार से टिका दिया, और फिर पवन उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर धीमी आवाज में कहने लगा, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, और ये क्या तुम जाहिल गवार लोगों की तरह इतना चिल्लाए जा रही हो? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो लड़की, ये तुम्हारा गांव नहीं बल्कि मेरा घर है, और यहाँ मैं तुम्हारा कोई भी ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी ना? अगर मुझे पहले से ही पता होता कि तुम इतनी बदतमीज हो कि मेरे एहसान का जवाब तुम इस तरह से बदतमीजी से दोगी तो मैं मर जाता, लेकिन तुमसे तो शादी कभी नहीं करता। दिव्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई थी और उसकी तो आंखें भी पथरा गई थीं। अपने इतने करीब खड़े पवन को देखकर दिव्या के रोम रोम में तो जैसे एक बिजली सी दौड़ गई थी, जबकि पवन उससे दूर हटकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कपड़े बदलने के बाद पवन ने गुस्से से बेडशीट पर फैले हुए फूलों को हटाया और पैर फैलाकर बेड पर सो गया, जबकि दिव्या ने पूरी रात सोफे पर ही बिताई थी। पवन अपने परिवार में सबसे छोटा और लाडला बेटा था, इसलिए उसके भैया भाभी उसकी शादी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन जिन हालातों में पवन की शादी हुई थी सबके अरमान अधूरे रह गए थे। इसलिए शादी के दूसरे ही दिन आदित्य ने पवन और दिव्या के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर रिसेप्शन पार्टी रखी थी, और उस रिसेप्शन पार्टी में पवन के सारे दोस्तों को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें एक माया भी शामिल थी। माया की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ ही साफ साफ नजर आ रहे थे, जबकि पवन तो अपना मुंह छुपाता फिर रहा था, क्योंकि पवन को ये डर था कि कहीं माया अपना मुंह ना खोल दे, वरना सारे मेहमानों के सामने उसके खानदान की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। पवन के सारे दोस्त गिफ्ट्स देने के लिए स्टेज पर आ गए, तो उनके साथ साथ माया भी स्टेज पर आ गई थी।
पहले तो माया ने कहर भरी नजरों से पवन की ओर देखा और फिर दिव्या की ओर फूलों का गुलदस्ता बढ़ाते हुए उसके कान के पास जाकर फुसफुसाने लगी, पता नहीं दिव्या, तुमने ऐसे कौन से पाप किए होंगे कि तुम्हें अपने पति के रूप में ऐसा धोखेबाज इंसान मिला है। माया अपने अंदर के गुस्से को छिपा नहीं पाई थी और उसकी बात सुनकर पवन की आंखों के आगे तो जैसे अंधेरा सा छा गया था। जबकि दिव्या अपने सामने खड़ी माया को तंजिया नजरों से देखते हुए मुस्कुराने लगी और फिर उसके सवाल पर पलटवार करते हुए कहने लगी, वो क्या है ना माया, बस यूँ समझो कि मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन खैर, तुम्हें बधाई हो कि तुम्हें इस धोखेबाज इंसान से छुटकारा मिल गया। मगर अब क्या है ना कि पवन जैसा भी है तो मेरा पति ही ना, और वो जिस भी हालातों में मुझे मिला है, लेकिन मिल तो गया ही है ना। तो अब जल्दी से यहाँ से 9-2-11 हो जाओ और हमारी खुशियों को नजर मत लगाओ। ये सब कुछ देखकर पवन तो हैरान रह गया था कि 17 साल की उम्र में भी दिव्या कितनी तेज तर्रार थी। खैर, माया तो अब वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन पवन वहाँ से उठकर सीधा अपने भाई के पास आ गया और वो अपने भाई को एक कोने में ले जाकर कहने लगा, भैया, आपने तो इस लड़की पर तरस खाकर इसे अपने घर की बहू बनाया था ना, लेकिन इस लड़की की तो जुबान ही 2 फुट लंबी है और आप खुद ही देख लीजिए कि इसने किस तरह से मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी की है कि उन्हें तो पार्टी छोड़कर ही जाना पड़ा। पवन की इस शिकायत पर जवाब में आदित्य ने हंसते हुए कहा, अच्छा ही है ना पवन, अब ये लड़की ही तुम्हें सही रास्ते पर ले आएगी। और वैसे भी तुम भी कोई दूध के धुले तो नहीं हो ना, जो उस बेचारी मासूम लड़की पर इल्जाम लगाने चले हो। खैर, अब तो रिसेप्शन पार्टी भी खत्म हो चुकी थी और फिर अगले कुछ दिनों तक ना तो दिव्या ने पवन से किसी भी तरह से बात करने की कोशिश की और न ही पवन ने दिव्या से कोई भी बात की थी। और इसके अलावा दिव्या ने बहुत ही अच्छे से पूरे घर को संभाल लिया था। ये उस दिन की बात है जब रात के 9 बज चुके थे, लेकिन पवन अभी तक घर नहीं आया था। घड़ी में वक्त देखने के बाद आदित्य ने अपनी पत्नी सीमा से पूछा, जिस पर सीमा ने उसे कुछ भी मालूम ना होने का इशारा कर दिया। लेकिन बार बार कॉल करने पर भी जब पवन का फोन स्विच ऑफ जा रहा था तो आदित्य ने दिव्या से पूछा। तब दिव्या ने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जाने से पहले उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन हाँ, जब वो घर से निकल रहे थे तब बहुत ही अच्छे से तैयार होकर निकले थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी बहुत ही खास दोस्त से मिलने जा रहे हैं। दिव्या पहले ही हवा में तीर चला चुकी थी और वो इतना तो अच्छी तरह से जानती थी कि आदित्य को अच्छे से पता है कि पवन का रवैया दिव्या के साथ कुछ ठीक नहीं है और अब तो घर आने पर पवन की खैर नहीं। खैर, फिर तो दिव्या ने जो सोचा था वही हुआ, क्योंकि कुछ देर बाद जब पवन घर वापस लौटा तो वो काफी खुश नजर आ रहा था। आदित्य के पूछने पर पवन कहने लगा कि मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ समय बिताकर आया हूँ। लेकिन आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? शादी के बाद अब क्या मुझ पर अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी? पहले ही दिव्या ने पवन के खिलाफ आदित्य के कान भर दिए थे और अब जब पवन ने यूं अकड़कर जवाब दिया तब पहले तो आदित्य पवन को तिरछी नजरों से देखने लगा, लेकिन फिर उसके सामने खड़े होकर कहने लगा, पवन, तो अब क्या तुम ये तमीज भी भूल गए हो कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है? तुम्हारी शादी से लेकर अब तक मैं तुम्हारी सारी बदतमीजियों को ये सोचकर नजरअंदाज करता आ रहा हूँ कि जल्दबाजी में तुम्हारी शादी का फैसला लेते वक्त कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो हुई है, इसीलिए तुम्हारा थोड़ा सा नाराज होना तो बनता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम बिल्कुल ही भूल जाओ कि मैं कौन हूँ। दोबारा अगर तुमने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की ना, या घर में किसी ने भी तुम्हारी शिकायत की, तो तुम्हें पता है कि मैं बहुत ही जल्दी सजा सुना देता हूँ। अपने भाई की इस धमकी पर पवन ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आप इस घर में किसी को सजा दें या ना दें, लेकिन मुझे सजा जरूर मिलती है और इस घर में गलती हमेशा मेरी ही होती है और बलि का बकरा भी मुझे ही बनाया जाता है। और फिर एक नफरत भरी नजर दिव्या पर डालने के बाद पवन अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो दिव्या भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई।
लेकिन आज पवन कुछ ज्यादा ही गुस्से में था और वो दिव्या को उंगली दिखाकर धमकी भरे अंदाज में कहने लगा, ओए लड़की, तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी, समझी ना। तुम जैसे चाहो जहाँ चाहो सो सकती हो, लेकिन मेरे कमरे में मत आना, क्योंकि मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए बस। दिव्या कुछ देर तक तो पवन के गुस्से को देखती रही, लेकिन फिर कहने लगी, पवन जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं जिन भी हालातों में आपकी पत्नी बनी हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपकी पत्नी हूँ। सीमा भाभी ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि ये कमरा मेरा घर भी है और मेरी पूरी दुनिया भी है, तो मुझे आपके साथ इसी कमरे में रहना है, चाहे फिर मुझे सोफे पर सोना पड़े या जमीन पर बिस्तर बिछाकर ही क्यों ना सोना पड़े। इतना कहकर दिव्या हक से कमरे में दाखिल हो गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया और चुपचाप सोफे के एक तरफ बैठकर अपने नाखून कुरेदने लगी। कुछ देर पहले ही पवन माया से मिलकर आया था और उसने बड़ी मुश्किल से माया को ये भरोसा दिलाया था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका ही है और दिव्या को तो जबरदस्ती उस पर थोपा गया है। किसी तरह से पवन ने माया को मना तो लिया था और फिर माया के साथ खाना खाने के बाद ही वो घर आया था और अब घर आने के बाद वो एक बार फिर से अपने मोबाइल पर माया के साथ चैटिंग करने लगा था। कुछ देर बाद ही पवन ने दिव्या की मौजूदगी में माया को वीडियो कॉल कर दी और दिव्या जो अब तक चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थी, लेकिन अब जब उसने अपने पति के मोबाइल पर किसी दूसरी औरत को देखा तो उसका खून खौल उठा और गुस्से के मारे उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे थे। दिव्या दिल ही दिल में सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसा इंसान मेरी किस्मत में लिख दिया गया है। माना कि हम दोनों की ही शादी जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था जो सारी आजमाइशें और सारे समझौते मेरी ही किस्मत में लिख दिए गए हैं। जैसे ही दिव्या ने अपनी आंखें बंद की तो दो आंसू उसकी आंखों से लुढ़ककर उसके गालों पर आ गए थे। आज अचानक ही दिव्या को अपनी माँ की कही वो सारी बातें याद आने लगी थी जब वो अपने घर से विदा होकर पवन के साथ उसके घर आ रही थी। दिव्या जब अपने पापा के घर की दहलीज पार कर रही थी तब उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा था, देखो दिव्या बेटा, जो होना था वो तो हो चुका है। भले ही तुम हमारी लाडली बेटी हो और हमने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला है, लेकिन अब तुम्हारी शादी पवन के साथ हो चुकी है और एक अच्छी पत्नी हर हाल में अपने पति के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करती है। और तुम भी मेरी एक बात याद रखना बेटी, कि अब चाहे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कैसा भी सलूक करे, वो तुम्हें मारे पीटे या भूखा रखे या फिर तुम्हें सजा ही दे दे, लेकिन अब तुम्हें उसके साथ ही रहना है। हमारे परिवार में अगर कोई लड़की तलाक के बाद अपने मायके आ जाती है तो उसके बाप की पगड़ी उसके सिर से उछलकर लोगों के कदमों में आ जाती है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना दिव्या बेटा, कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। भले ही दिव्या को पवन में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ठान लिया था कि बस अब कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने पति को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देगी और उसे कहीं और भटकने नहीं देगी। पवन ने पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर ली थी, जबकि दिव्या तो बस इंटर तक ही पढ़ पाई थी। दिव्या भी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन पवन अपने मुकाबले उसे जाहिल गंवार ही समझता था। अभी तक दिव्या के दिल में भी पवन के लिए कोई प्यार नहीं था, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने पति को सिर्फ अपनी ओर झुकते हुए ही देखना चाहती थी। कुछ देर तक तो दिव्या चुपचाप बैठी पवन को हंस हंस कर माया से बातें करते हुए देखती रही, लेकिन फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर पवन के पीछे आकर खड़ी हो गई। दिव्या ने जानबूझकर पवन को पीछे से अपनी बाहों में ले लिया और फिर अपना चेहरा पवन की गर्दन के पास रखते हुए कहने लगी, जान कब तक अपनी बहन से बातें करते रहेंगे? आपने अपनी बहन को बताया नहीं है क्या कि इस वक्त आप अपनी पत्नी के साथ कमरे में मौजूद होते हैं और ये वक्त सिर्फ हम दोनों का ही होता है। ये सुनकर माया की आंखें तो खुली की खुली रह गई थी, जबकि पवन भी हैरत से कभी माया को तो कभी अपने साथ लिपटी दिव्या को देख रहा था। दिव्या ने हाथ बढ़ाकर पवन का फोन छीन लिया और स्क्रीन बंद कर दी, तो कुछ पलों के लिए तो पवन बिल्कुल ही सुन खड़ा रहा, लेकिन फिर अगले ही पल पवन ने एक झटके से दिव्या को खुद से अलग किया,
तो वो सीधे जाकर बेड के क्राउन से टकरा गई। और पवन को तो दिव्या पर इतना गुस्सा आया था कि उसने अपने गुस्से में ड्रेसिंग टेबल पर रखा फूलदान उठाकर फर्श पर दे मारा। ये क्या बेहुदा हरकत थी, और तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे कर ली, और इस तरह से जबरदस्ती मेरे पास आकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कितनी मुश्किल से मैं माया के साथ अपने रिश्ते को ठीक करके आया था, लेकिन तुमने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब मैं तुम्हें कोई अहमियत ही नहीं दे रहा हूँ और बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहा हूँ, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी हो? हाँ, मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी है, लेकिन ये शादी मैंने अपने बड़े भैया के कहने पर मजबूरी में की है, अपनी मर्जी से नहीं। ये सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ी और पवन के करीब जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, पवन जी, मेरी औकात ये है कि मैं पवन राज ठाकुर की पत्नी हूँ। मैं आपके लिए कोई पराई नहीं हूँ, बल्कि आपके लिए जो पराई थी, मैंने तो उसे उसकी औकात याद दिलाई है कि वो मेरे पति से दूर रहे, क्योंकि मेरा पति अब सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। एक अच्छे और नेक इंसान को ये शोभा नहीं देता कि घर में पत्नी के होते हुए भी वो बाहर लड़कियों से दोस्ती करता फिरे और किसी पराई औरत से प्यार मोहब्बत की बातें करे। जैसे ही दिव्या ने ये बात कही, तो अगले ही पल पवन ने उसका गला दबा दिया और उसे खींचकर अपने बेड पर पटक दिया। दिव्या का गला घोंटकर उसे बिस्तर पर पटकने के बाद पवन कहने लगा, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ लिपटने का और पत्नी होने का हक जताने का, तो आज मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे कर दूंगा और आज मैं तुमसे अपने पति होने के सारे हक वसूल करूंगा और तुम्हें भी अपने पत्नी होने के सारे फर्ज निभाने पड़ेंगे। इतना तो तुम भी जानती हो ना कि एक पत्नी को अपने क्या क्या फर्ज निभाने होते हैं। तो चलो अब हटाओ ये सारे पर्दे और अपने पत्नी होने का फर्ज निभाओ। ये सुनकर एक पल के लिए तो दिव्या की सांसें थम सी गई थी, क्योंकि उसे पता था कि पवन इस वक्त गुस्से में है और वो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकता है। दिव्या घबराकर थोड़ा सा पीछे हुई, तो पवन ने एक एक करके उसके सारे पर्दे हटा दिए और फिर वो उस पर झुककर अपना हक वसूल करने लगा। पवन की मजबूत पकड़ में दिव्या किसी परिंदे की तरह छटपटा रही थी, लेकिन पवन पर तो ना जाने कैसा शैतान सवार हो चुका था कि उसे दिव्या की आंखों से बहते आंसू नजर ही नहीं आ रहे थे। दिव्या ने खुद को पवन से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पवन अपने गुस्से में वो सब कुछ कर चुका था जो न करने की उसने कसम खा रखी थी। अगली सुबह जब दिव्या की आंख खुली, तो वो एक कोने में फर्श पर बैठी अपने आप में ही सिमटकर सो रही थी। आंख खुलते ही दिव्या को रात का मंजर याद आने लगा कि कैसे पवन ने उसे अपनी मनमानी का निशाना बनाया था, और फिर जी भरकर अपनी मनमानी करने के बाद पवन ने दिव्या को ऐसे तो फेंक दिया था जैसे टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। दिव्या ने पूरी रात उस कमरे के कोने में रोते हुए बिताई थी, और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पवन बिस्तर पर पैर फैलाकर मस्त चैन की नींद सो रहा था। गहरी सांस लेकर दिव्या रोते हुए पवन को ही देख रही थी, और ये शायद उसकी नजरों की तपिश ही थी जिसने पवन को उसकी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। कल रात पवन ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ उसने अपने गुस्से में किया था, लेकिन अब उसे कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि पवन ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक लड़की के साथ ऐसा सलूक करेगा, और वो भी खुद से इतनी छोटी लड़की के साथ। आज पवन बिना नाश्ता किए ही घर से चला गया, जबकि दिव्या काफी देर तक कमरे में बैठी रोती रही। दिव्या अभी भी अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि तभी अचानक ही उसे बाहर से अपने माँ बाप की आवाज सुनाई दी, क्योंकि उसके माँ बाप उससे मिलने आए थे। दिव्या ने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और तुरंत ही तैयार होकर बाहर आ गई। दिव्या की लाल आंखें देखकर उसके पिता को कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई, तो वो कहने लगे, क्या हुआ दिव्या बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर तो आदित्य के कान भी खड़े हो गए थे, लेकिन दिव्या कहने लगी, नहीं पापा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस रात को थोड़ा सा बुखार हो गया था और फिर मुझे आप लोगों की बहुत याद भी आ रही थी।
जब दिव्या के माँ बाप जाने लगे तो दिव्या भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन दिव्या की माँ ने साफ साफ कह दिया, दिव्या बेटा, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है तो तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। लेकिन दिव्या के पापा ने अपनी पत्नी को वहीं चुप करा दिया और कहने लगे, अरे दिव्या की माँ, जब हमारी बेटी हमारे साथ जाना चाहती है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? क्यों आदित्य, तुम्हारा क्या कहना है? तब आदित्य ने भी अपने जिगरी यार के फैसले पर अपनी सहमति जताई और दिव्या को खुशी से मायके जाने की इजाजत देते हुए कहने लगा, अरे भाभी जी, दिव्या तो आपकी बेटी थी और आपकी बेटी ही रहेगी, बस फिलहाल तो वो हमारी अमानत बनकर आपके साथ जा रही है। पवन का मोबाइल बंद आ रहा था और वो इस बात से बेखबर था कि दिव्या कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के साथ रहने गई है। तो वहीं दूसरी ओर जल्दी जल्दी ऑफिस का काम निपटाने के बाद पवन सीधा माया से मिलने चला गया और एक बार फिर से वो माया को भरोसा दिलाते हुए कहने लगा, माया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। वो लड़की तो जानबूझकर हमारे बीच दरार पैदा कर रही है, लेकिन कल रात मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया है और अगर उसे ये सबक याद रहा ना तो वो दोबारा कभी हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करेगी। तब माया ने गुस्से में पवन का गिरेबान पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, पवन, तुम एक नंबर के झूठे और धोखेबाज इंसान हो और अब तो मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि तुम घर वापस लौटते ही अपनी पत्नी के हो जाते हो और घर से बाहर कदम रखते ही तुम्हें मेरी याद आ जाती है। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हो, वरना तुम मुझे कहीं से भी इतने मजबूर तो नहीं लगते कि कोई तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा दे और तुम चुपचाप एक जाहिल गंवार लड़की को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने घर ले आओ। माया पवन को जी भरकर जलील कर रही थी और पवन भी चुपचाप सब कुछ सुने जा रहा था। खैर, एक बार फिर से माया को जैसे तैसे मनाने के बाद और उसके साथ कुछ अच्छा समय बिताने के बाद पवन फिर से अपने घर लौट आया था। आज जब पवन अपने घर लौटा तो उसने देखा कि आदित्य और सीमा दोनों ही डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठे खाना खा रहे थे। आज घर में इतनी खामोशी देखकर पवन के दिल में भी पहली बार कुछ खटका था, क्योंकि इससे पहले जब से दिव्या इस घर में आई थी, डाइनिंग टेबल पर एक अलग ही रौनक होती थी। दिव्या अपने गांव का कोई न कोई किस्सा सुनाती और कई बार तो पवन भी उसके किस्से सुनकर मजे लेता था। लेकिन आज अपने भैया और भाभी दोनों को इतना खामोश देखकर पवन कहने लगा, अरे वाह, आज तो मेरे बगैर ही खाना शुरू कर दिया। तब जवाब में आदित्य ने नॉर्मल अंदाज में कहा, पवन, अब तो तुम्हारा मिजाज हमसे मेल ही कहाँ खाता है। पूरा 1 महीना होने वाला है और मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम हमारे घर के नियम और कायदे कानून सब कुछ भूल ही गए हो। पवन ने अपने भैया की बात को नजरअंदाज कर दिया और वहीं बैठकर अपने भैया भाभी के साथ खाना खाने लगा। आज पवन बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन घर में इतनी खामोशी देखकर आखिरकार उसने पूछ ही लिया, भाभी वो कहाँ है? पवन के इस सवाल पर उसकी भाभी सीमा ने उसे घूर कर देखा और फिर कहने लगी, कौन वो? तब पवन ने कहा, अरे भाभी, वही लड़की जो आपकी प्यारी सी देवरानी बनकर इस घर में आई है। तब सीमा ने नॉर्मल अंदाज में कहा कि वो तो अपने माँ बाप के साथ अपने मायके चली गई। और ये सुनते ही पवन का निवाला तो उसके गले में ही अटक गया और वो कहने लगा, क्यों चली गई? क्या मतलब है आपका भाभी? उसने आपको कुछ बताया है कि वो उनके साथ क्यों जा रही है? ये कहते हुए पवन इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि पवन को अब डर सताने लगा था कि दिव्या ने किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना। और तब सीमा ने पवन की तरफ देखते हुए कहा, उसमें बताने वाली कौन सी बात है, बस ऐसे ही उसके माँ बाप उससे मिलने के लिए आए थे और वो काफी उदास भी लग रही थी, बस इसीलिए चली गई। लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? पवन ने जल्दी से पानी का एक घूंट भरा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, चलो भगवान का शुक्र है कि कम से कम कुछ दिन तो घर में शांति बनी रहेगी। उस दिन पवन ने पेट भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आ गया और देर रात तक माया से बातें करता रहा, लेकिन उसे एक बार भी दिव्या का ख्याल नहीं आया था।
दूसरी तरफ दिव्या अपनी माँ के सीने से लिपट कर लगातार रोए जा रही थी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप लोगों ने अपनी इज्जत की खातिर मेरी शादी पवन से करवा तो दी, लेकिन क्या आपको पता है कि कल रात उसने मेरे साथ किस तरह से दरिंदों जैसा सलूक किया है। दिव्या रोते हुए अपनी माँ को अपने साथ हुए जुर्म के बारे में बता रही थी, लेकिन उसकी माँ भी दुनिया की दूसरी माँओं की तरह उसे धीरज रखने की नसीहत दे रही थी। दिव्या की माँ उसे समझाते हुए कहने लगी, देखो दिव्या बेटा, तुम ना अपने पति के सामने तैयार रहा करो। अगर वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में है तो तुम खुद को ही ऐसा बना लो कि वो तुम्हारे अलावा किसी और को देख ही ना सके। दिव्या मेरी बच्ची, हर लड़की अपना घर बसाने के लिए ऐसा ही करती है, तो तुम्हें भी ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। 2 दिन तो जैसे तैसे बीत चुके थे, लेकिन अगले ही दिन से पवन को अपने घर में कुछ कमी सी महसूस होने लगी थी। दिव्या के आने के बाद घर में जो एक रौनक सी लगी रहती थी, अब पवन को भी दिव्या की याद आने लगी थी। कमरे में दिव्या के साथ होने वाली नोक-झोंक और उसकी वो छोटी छोटी शरारतें और उसका बार बार पवन को हाथ लगाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, ये सब कुछ सोच सोच कर पवन का मन बार बार दिव्या की ओर खींचने लगा था। लेकिन फिर उसी दिन आदित्य ने भी ये हुक्म दे दिया कि जाओ और जाकर गांव से हमारी बहू को लेकर आओ, और हाँ, वापस आते आते बहू को शॉपिंग भी करवाना और बाहर से खाना भी खिलाकर ले आना। आदित्य का हुक्म जारी हो चुका था, इसलिए पवन दिव्या को लेने गांव पहुंच गया, जबकि दिव्या पिछली पूरी रात यही सोच सोच कर रोती रही कि उसने मायके आकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है ना। कहीं फिर ऐसा ना हो कि पवन उसके जाने का फायदा उठाकर माया से शादी करके उसे घर ले आए, और अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर वो क्या करेगी। दिव्या पूरी रात यही सोच सोच कर घबराती रही, लेकिन फिर अचानक ही सुबह सुबह पवन को अपने घर में देखकर उसके चेहरे पर जो खुशी आई थी, वो तो कुछ अलग ही थी। पवन ने तो सोचा था कि उसे देखकर दिव्या अपना मुंह फेर लेगी या शायद परेशान होगी कि वो उसे लेने के लिए क्यों आ गया है। लेकिन दिव्या को इतना खुश देखकर पवन भी एक पल के लिए तो हैरान रह गया, क्योंकि उस रात पवन ने दिव्या के साथ जो कुछ भी किया था, अगर दिव्या की जगह कोई और लड़की होती तो वो तो फिर कभी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। पवन तो ये सोच सोच कर हैरान था, तो क्या दिव्या ने उसकी इतनी बड़ी गलती को इतनी आसानी से माफ कर दिया था। पवन कुछ देर तक तो वहीं बैठा रहा और दिव्या के पापा से बातें करता रहा, लेकिन फिर मौका पाकर दिव्या की माँ रोते हुए पवन के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, देखो पवन बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर तुम्हें दोबारा शादी करनी है तो जरूर कर लेना, और अगर मेरी बेटी पर कभी सौतन भी लानी हो तो वो भी ले आना, लेकिन उसे तलाक देकर बेसहारा कभी मत छोड़ना, क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई लड़की तलाक लेकर अपने मायके वापस आती है तो ऐसी लड़कियों को जिंदा ही दफना दिया जाता है। मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे घर के एक कोने में बैठकर गुजार देगी, बस तुम मेरी बेटी को तलाक मत देना। ये सुनकर तो पवन को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसका दिल तो किया कि अभी के अभी ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। पवन ने तुरंत ही अपनी सास के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया और कहने लगा, अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दिव्या मेरी पत्नी है और उसके अलावा मैं किसी और को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ही नहीं सकता, इसलिए आप दिव्या की चिंता तो बिल्कुल भी ना करें। शायद ये पवन नहीं बल्कि उसका दिल बोल रहा था, जो पिछले 2 दिनों से उसकी याद में तड़प रहा था। पवन दिव्या को अपने साथ लेकर वहाँ से चला आया, लेकिन वो पूरे रास्ते खामोश ही रहा, जबकि दिव्या टुकुर टुकुर उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी। कुछ देर तक पवन को देखने के बाद दिव्या कहने लगी, आप लोगों को उम्मीदें अच्छी दे देते हैं और तसल्ली भरा जवाब देकर उन्हें राजी भी कर देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि बहुत ही जल्द आप मुझे छोड़कर माया से शादी करने वाले हैं, जो भले ही मेरी तरह खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन मुझसे कई गुना ज्यादा खुशकिस्मत है, जिसे इतना प्यार करने वाला इंसान मिलने वाला है। पवन चुपचाप दिव्या की सारी बातें सुन रहा था, और जैसे जैसे दिव्या बोलती जा रही थी, पवन गाड़ी की स्पीड बढ़ाता जा रहा था।
ये देखकर दिव्या बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि पवन गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए एक ही बात दोहराता जा रहा था, दिव्या जल्दी बताओ कि तुम मुझे माफ करोगी या नहीं। देखो दिव्या, अगर तुमने मुझे उस रात की गलती के लिए माफ नहीं किया ना, तो मैं हमारी गाड़ी को सामने से आ रहे ट्रक में ठोक दूंगा। ये सुनकर दिव्या की आंखें तो खुली की खुली रह गईं, और वो कहने लगी, पवन जी, ये कैसा बचपना है, और ऐसे माफी कौन मांगता है भला। ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर मैं आपको माफ ना करूं, तो ना सिर्फ आप अकेले ही इस दुनिया से टपकेंगे, बल्कि मुझे भी अपने साथ ले टपकेंगे। दिव्या की इस बात के जवाब में पवन कहने लगा, हाँ बिल्कुल दिव्या, इससे तो अच्छा है ना कि तुम मुझे माफी कर दो। दिव्या, मैं सच में अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, और मुझे पता है कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया था। लेकिन वो क्या है ना दिव्या, कि बचपन से ही मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, जो मेरे मामलों में टांग अड़ाते हैं। उस दिन बड़ी मुश्किल से मैं माया को मनाकर घर लौटा था, और तुमने मेरे साथ लिपटकर मेरी सारी मेहनत पर पानी डाल दिया। बस इसीलिए अपने गुस्से में आकर मैं वो सब कुछ कर गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब मैं तुमसे माफी भी तो मांग रहा हूँ ना, प्लीज माफ कर दो ना दिव्या, ताकि मेरे अंदर की ये शर्मिंदगी खत्म हो सके। दिव्या घबराए हुए अंदाज में कहने लगी, अच्छा ठीक है बाबा, कर दिया माफ। आप भी ना अजीब इंसान हैं, कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप चाहते क्या हैं। दिव्या के इतना कहते ही गाड़ी की स्पीड फिर से नॉर्मल हो चुकी थी। पवन ने सुकून महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली, और फिर वो दिव्या को सीधे मॉल में ले गया, जबकि दिव्या जहां बहुत ज्यादा खुश थी, तो वहीं हैरान भी थी। दिव्या को ऐसा लगा था कि शायद उसके प्यार और माफी ने पवन के दिल पर गहरा असर किया है, और अब पवन भी उससे प्यार करने लगा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दिव्या को शॉपिंग कराने के बाद पवन उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले आया, और कहने लगा, घर जाकर भैया से कह देना कि उन्होंने मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहा था, वो सब कुछ मैंने कर दिया है। ये सुनकर दिव्या के चेहरे पर सजी मुस्कान एकदम से गायब हो गई, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसे पलकों पर बिठाकर अचानक ही फर्श पर पटक दिया हो। दिव्या अब फिर से बिल्कुल चुपचाप सी हो गई थी, लेकिन ये दिव्या की किस्मत थी या कोई इत्तेफाक कि वो दोनों अभी भी रेस्टोरेंट में ही बैठकर बातें कर रहे थे, कि तभी अचानक से माया अपने परिवार के साथ उसी रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। माया का मोबाइल उसके हाथ से गिरकर टूट चुका था, और उसे ठीक होने में और भी 2 दिन लगने वाले थे। माया के माँ बाप उसे जबरदस्ती एक लड़के के परिवार से मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में ले आए थे, और माया के माँ बाप चाहते थे कि माया उस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। लेकिन माया बार बार अपने माँ बाप को एक ही बात समझा रही थी कि पवन एक अच्छा लड़का है, और वो सिर्फ और सिर्फ पवन से ही शादी करेगी। शादीशुदा होने के बावजूद भी पवन सिर्फ और सिर्फ उसी का है, और उसके अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि पवन तो अपनी पत्नी पर भी ध्यान नहीं देता। अभी तो माया अपने माँ बाप को ये सब कुछ बताते हुए रेस्टोरेंट में दाखिल हो रही थी, कि तभी उसने अपने सामने पवन को दिव्या के साथ बैठे देखा, तो उसके पैरों तले से तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी। माया गुस्से में चलती हुई आगे बढ़ी, और सबके सामने चिल्लाते हुए कहने लगी, पवन, पवन, ये सब क्या है? पवन, मैं तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप से लड़ रही हूँ, और एक ऐसे बिजनेसमैन के रिश्ते को ठुकरा रही हूँ, जो एक दिन में तुमसे 10 गुना ज्यादा कमा लेता है, और तुम यहाँ मेरे साथ धोखा कर रहे हो। इससे पहले कि पवन माया से कुछ भी कहता, माया ने सामने पड़ा जूस का गिलास उठाया, और पवन के चेहरे पर उंडेल दिया। उस रेस्टोरेंट में बैठा हर शख्स उनकी तरफ ही देख रहा था, और इससे पहले कि माया पवन को और भी कुछ कह पाती, उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ चुका था, और उसे ये थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं बल्कि दिव्या ही थी। दिव्या ने माया के बाल नोचकर उसे दूर धकेल दिया, तो माया सामने बैठे कपल के टेबल पर मुंह के बल गिर पड़ी, और उस कपल का सारा खाना माया के चेहरे और कपड़ों पर लग गया। गर्म गर्म खाना चेहरे पर गिरते ही माया दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन दिव्या ने तो एक बार फिर से उसे बालों से पकड़ा, और उसके चेहरे पर और भी 2 थप्पड़ जड़ दिए,
और कहने लगी, कमीनी, तू होती कौन है मेरे पति के चेहरे पर जूस फेंकने वाली? और तू अपने आप को समझती क्या है? हाँ, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है? अरे कैसे माँ बाप हैं आप लोग? आपकी बेटी आपके ही सामने किसी शरीफ इंसान के साथ बेशर्मी से पेश आ रही है और आप लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। दिव्या ने तो खड़े खड़े माया के माँ बाप को भी झाड़ दिया था और उसी वक्त जिस लड़के के साथ माया का रिश्ता तय होने वाला था, वो लड़का भी वहाँ आ चुका था। वो लड़का तो भूल कर भी माया जैसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने माया के माँ बाप से माफी मांगी और उल्टे पांव वहाँ से वापस चला गया। अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी माया एक बार फिर से पवन की ओर मुड़ी और कहने लगी, पवन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हारी ये 2 टके की बीवी मेरे साथ किस तरह से पेश आ रही है? लेकिन जवाब में पवन अपने दोनों हाथ छुड़ाते हुए और रुमाल से अपना चेहरा साफ करते हुए कहने लगा, माया, अगर मैं तुम्हें अपना खून भी पिला दूं ना, फिर भी तुम कभी मेरी नहीं हो सकती। तुम्हारी हरकतों से तो पता ही चल गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। और दिव्या ने जो कुछ भी किया है ना, वो ठीक ही किया है, बल्कि दिव्या को तो 2 जूते मेरे सिर पर भी मारने चाहिए थे, क्योंकि सारी गलती तो मेरी ही है, जो मैं दिव्या जैसी लड़की के होते हुए भी तुम जैसी बदतमीज लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने के बारे में सोच रहा था। मेरी किस्मत बार बार मुझे तुम्हारी असलियत दिखाती रही और एक मैं था जो पता नहीं किस चक्कर में पड़कर दिव्या के बजाय तुमसे प्यार करने लगा था। एक लड़की जो अपने प्यार को ही इज्जत नहीं दे सकती, उससे भला मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ? इतना कहकर पवन ने माया को वहीं छोड़ दिया और दिव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले आया। ये देखकर माया की आंखें तो हैरत से फैल गईं और वो अपने चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जुले भाव सजाकर रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए कहने लगी, मम्मी पापा, बुलाइए अपने उस बिजनेस टाइकून को, अब आप जिससे भी कहेंगे ना, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। माया ने अपने माँ बाप से कहा, मैंने तो सोचा था कि ठाकुर मेंशन की बहू बनकर मैं खूब ऐश करूंगी, लेकिन शायद ये सब मेरी किस्मत में ही नहीं है। दिव्या और पवन अब घर आ चुके थे, लेकिन दोनों अभी भी खामोश बैठे हुए थे। पवन नींद की हालत में बिस्तर पर बैठा था और दिव्या भी आधे घंटे तक ऐसे ही सोफे पर बैठी रही। लेकिन फिर पवन ने अचानक ही दिव्या से सवाल पूछते हुए कहा, दिव्या, तुमने माया के मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा था? तब दिव्या अपने दांतों से नाखून को चबाते हुए कहने लगी, क्योंकि उसने आपके चेहरे पर जूस जो गिरा दिया था। अब अगर कोई मेरे सामने मेरे पति के साथ बदतमीजी करेगा तो मुझसे बर्दाश्त थोड़ी ना होगा। ये सुनकर पवन कुछ देर तक तो दिव्या को देखता ही रहा और आज उसे अचानक ही दिव्या की मासूमियत पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। पवन उठकर दिव्या के पास आकर सोफे पर बैठ गया और फिर कहने लगा, अच्छा दिव्या, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने माया के बाल नोचकर उसे टेबल पर जोर से क्यों पटका था? और उस टेबल पर बैठे कपल का तो तुमने सारा खाना ही बर्बाद कर दिया था। तब दिव्या घबराते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए कहने लगी, वो तो बस एक जज्बात था जो अंदर ही अंदर उबाल मार रहा था। देखिए पवन जी, हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है। माया को देखते ही हर बार मुझे सौतन वाली फीलिंग्स आती थी और हमारे गांव में तो सौतन के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। दिव्या की बात सुनकर पवन जोर जोर से हंसने लगा और वो सोफे पर लोटपोट होता हंसकर कहने लगा, दिव्या, तुम तो एक नंबर की ठाकुर टाइप की लड़की निकली। खैर, तुमने उस माया की बच्ची के साथ जो भी किया ना, वो अच्छा ही किया, लेकिन रेस्टोरेंट में जिस तरह से तुम काली माँ का अवतार बनी हुई थी ना, एक पल के लिए तो मुझे भी डर लगने लगा था कि कहीं माया के साथ साथ तुम मेरा भी कचुम्बर ना बना दो। दिव्या, जो पवन के साथ साथ खुद भी जोर जोर से हंस रही थी, पवन की ये बात सुनकर सीरियस होकर कहने लगी, अरे नहीं नहीं पवन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक पत्नी के लिए पति तो भगवान समान होता है और माँ ने तो कहा है कि आप तो मेरे भगवान ही हैं। ये तो शायद मैंने अगले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे जो आप इस वक्त मेरे साथ और मेरे पास हैं।
और मैं तो आपको उस चुड़ैल से छीनकर अपना बनाना चाहती थी, तो भला मैं आपको क्यों मारूंगी। दिव्या को एक पतिव्रता पत्नी की तरह बातें करते देखकर पवन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, अच्छा, तो क्या तुम वाकई में इतनी अच्छी हो, या सिर्फ मेरा दिल जीतने के लिए अच्छी होने का नाटक कर रही हो। तब दिव्या ने कहा, अरे सच में यार, मैं बचपन से ही इतनी अच्छी हूँ। मेरी माँ तो बेचारी बहुत भोली है, वो तो हर किसी के सामने रोती गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन मुझे तो अपना हक छीनना आता है। दिव्या की ये बात सुनकर पवन कुछ देर तक तो उसे दूर से देखता रहा, लेकिन फिर अचानक ही उसने दिव्या को अपनी बाहों में भर लिया। दिव्या भी पवन की बाहों में समाकर मन ही मन मुस्कुराने लगी, जबकि पवन दिव्या को अपने सीने से लगाकर कहने लगा, बस अब बहुत हो गया दिव्या, अब मैं तुम्हारे अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, और न ही मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करूंगा, जैसा उस रात मैंने अपने गुस्से में कर दिया था। 17 साल की दिव्या तो अभी भी अपने शरीर पर चोट के निशान देखकर कांप उठती थी, लेकिन अब उसे खुशी तो इस बात की थी कि उसके प्यार और विश्वास ने पवन को अपना बना लिया था। धीरे धीरे पवन दिव्या के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था, और वो न सिर्फ खुद अपने बिजनेस में आगे बढ़ा था, बल्कि उसने दिव्या की पढ़ाई भी फिर से शुरू करवा दी थी। पवन चाहता था कि दिव्या भी पढ़ लिखकर डिग्री हासिल करे, और वो दिव्या को कुछ बनते हुए देखना चाहता था। हालांकि पवन के खानदान में भी दिव्या से पहले किसी भी लड़की को इंटर से ज्यादा पढ़ाई करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन पवन ने अपने दम पर दिव्या को डिग्री दिलवाई थी, और आज वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। पवन जो कभी अकेले दुबई जाकर घूमने और मौज मस्ती करने के बारे में सोचता था, वो अपने सारे प्लान अपने बड़े भाई से शेयर करने के बाद दिव्या के साथ दुबई के लिए रवाना हो चुका था। पवन के साथ दुबई आकर दिव्या भी बहुत खुश थी, क्योंकि दुबई आने के बाद हर रोज वो दोनों कहीं ना कहीं बाहर घूमने चले जाते थे और खूब सारी मौज मस्ती भी करते थे। एक शाम जब पवन घर आया तो उसने मुस्कुराते हुए दिव्या को अपनी बाहों में भर लिया, और फिर वो दिव्या को एक पैकेट थमाते हुए कहने लगा, दिव्या, आज मैं तुम्हें इन कपड़ों में देखना चाहता हूँ। दिव्या ने जब मुस्कुराते हुए उस पैकेट को खोला तो शर्म के मारे उसके गाल तो लाल हो गए थे, और वो शर्माते हुए कहने लगी, ये क्या है पवन, आप तो जानते हैं ना कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। लेकिन पवन ने मुस्कुराते हुए दिव्या के माथे पर अपने होंठ रख दिए और कहने लगा, कम ऑन यार दिव्या, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपने सामने इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। दिव्या यार, तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने तक का इंतजार करना होगा, लेकिन अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। देखो दिव्या, अब मैं इससे ज्यादा अपने सब्र का इम्तिहान नहीं दे सकता। तो पवन की ये बात सुनकर दिव्या चुपचाप शर्माते हुए वॉशरूम में चली गई और उसने वो नाइटी पहन ली। दिव्या ने एक बार फिर से वॉशरूम में मौजूद आईने में खुद को देखा तो वो उस लाल रंग की जालीदार नाइटी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। खुद को ऐसी जालीदार नाइटी में देखकर तो दिव्या खुद भी वॉशरूम में खड़े खड़े शर्मा रही थी। तो जब पवन दिव्या को उस नाइटी में देखता तब तो वो पक्का अपने होश ही खो बैठता। दिव्या अपनी आंखों से काजल लेकर खुद को नजर का टीका लगा रही थी कि तभी पवन ने बाहर से आवाज लगाई और कहने लगा, दिव्या मेरी जान, अब और कितनी देर है यार, और कितना तरसाओगी अपने इस दीवाने को। तो वहीं अंदर आईने के सामने खड़ी दिव्या एक गहरी सांस लेकर मुस्कुरा दी, क्योंकि अब तक उसने जितनी भी परेशानियां और तकलीफें देखी थी, आखिरकार उसे उन सब से छुटकारा मिल चुका था। मुस्कुराते हुए दिव्या ने एक बार फिर से गहरी सांस ली और शर्माती हुई वॉशरूम से बाहर आ गई। लेकिन फिर जैसे ही दिव्या वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी खूबसूरती को देखते ही पवन तो जैसे पागल सा हो चुका था। पवन दिव्या को अपनी बाहों में उठाकर बेड तक ले आया और उसके बालों को सहलाते हुए पवन ने दिव्या के होठों पर अपने होंठ रख दिए। और फिर जैसे जैसे रात बढ़ती चली गई, पवन दिव्या को अपने प्यार का एहसास दिलाते हुए उसमें समाता चला गया। आज पवन और दिव्या के बीच की दूरियां पूरी तरह से मिट चुकी थी और दोनों एक दूसरे की बाहों में प्यार का ऐसा जश्न मना रहे थे कि उनके प्यार को देखकर उस कमरे की दरों दीवारें भी शर्मा गई थीं।
रात भर दिव्या पर अपना प्यार लुटाने के बाद पवन उसे अपनी बाहों में लेकर सो चुका था और आज दिव्या भी अपने पवन की बाहों में सुकून से लेटी हुई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब उसकी जिंदगी की हर सुबह एक नई उम्मीद और प्यार की रोशनी लेकर आएगी। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।